एएमयू में अल्लाहू अकबर के नारे लगे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये उबाल तेजी से जनमानस में बढ़ रहा है। संभल में वो राजनीति, यानी अगर वो उसके पीछे लार्जर कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई तो आम आदमी इस तरह सड़क पर ईंटें पत्थर चलाने नहीं आएगा। उसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थी, लार्जर कॉन्स्पिरेसी, उसमें पॉलिटिकल हैंड बिल्कुल है। बीजेपी तीसरी बार से केंद्र में आ चुकी है। जो अपोजिशन ब्लॉक है उसमें एक बौखलाहट है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी एक बार एक स्टेटमेंट दिया कि हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर मत खोजिए, नहीं तो कयास हो जाएगा। जाहिर सी बात कयास हो जाएगा। पहले संभल फिर बदायूं, दोनों के मामले वहाँ की मस्जिदों को अब जो है मंदिर की तरफ कन्वर्ट किया जा रहा है, और दोनों ही मामले कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है, बात की जा रही है कि ये मंदिर है और ये मस्जिद से पहले मंदिर थे, ऐसा कहा जा रहा है। मामला कोर्ट में है और इससे उबाल बढ़ रहा है देश में। हमारे साथ इस विषय पे बात करेंगे अरुण जी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि बनारस में छात्रों ने एक मज़ार पे जाके हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया। एएमयू में इस पूरे मामले में अब छात्र बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। एएमयू में अल्लाहू अकबर के नारे लगे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये उबाल तेजी से जनमानस में बढ़ रहा है। आप क्या कहेंगे अरुण जी कि ये कितना बड़ा चैलेंज होने जा रहा है सरकार के लिए, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो? क्योंकि मामला तो अभी कोर्ट में है और मस्जिद को लेके ज्ञानवापी से शुरू हुआ, या यूँ कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद से शुरू हुआ पूरा मामला, और उसके बाद अब ये संभल का भी मामला चल ही रहा था। देश उबल रहा है, संसद 6 दिन से चल नहीं पा रही है, उसके बाद अब ये बदायूं का मामला आ गया। देखिए पूजा जी, ये इसके पीछे राजनीतिक कारण तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा नहीं है कि इमोशनल मामला है। इमोशनल मामला कोई भी होता है तो धर्म हमारे यहाँ एक इमोशन से जुड़ा हुआ मामला है। वो और उसको राजनीतिक जो टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसको राजनीतिक पार्टियां करती हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो जो सबसे बड़ा आंदोलन हमारा जो राजनीति में कहा जा सकता है कि वो अयोध्या मूवमेंट में जो है, आपने देखा कि एक हिस्टोरिकल रॉन्ग को करेक्ट करने की बात हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना हिस्टोरिक डिसीजन दिया और उसके बाद में वो चीज़ें अब अपने शेप में आ चुकी हैं। उसके बाद काशी और मथुरा की बात जो है कही जाती है, तो काशी वाला मामला भी सब जुडिस है और मथुरा वाला भी सब जुडिस मामला है। लेकिन इसके साथ में जो नए जगहों की बात आ रही है उसकी वजह से ज़्यादा उबाल हो रहा है, जिसमें कि जाहिर सी बात है दोनों पक्ष के जो लोकल लीडर्स हैं या उनके साथ में जो राजनीति जुड़ी है, लोकल राजनीति या स्टेट पॉलिटिक्स जुड़ी है अपने स्टेक्स को लेकर, तो इस समय जो लड़ाई चल रही है अपने इंटरेस्ट को जो आगे बढ़ाने के लिए, और साथ ही में जो इस इमोशनल इशू को आगे बढ़ा के पोलराइज करने की। क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा इलेक्शन में जो है दूसरे तरह से 400 पार का नारा अगर विफल हुआ तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो इंडिया जो ब्लॉक बनाया, उसके साथ में स्पेशली आप अगर वेस्ट बंगाल की बात देखें, वहाँ पर जो ममता बनर्जी, उन्होंने कांग्रेस को घुसने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो कंसोलिडेशन किया माइनॉरिटी वोट बैंक के साथ में बीजेपी का डर दिखा के कि बीजेपी अगर यहाँ घुसती है तो आपके इंटरेस्ट सिक्योर नहीं रहेंगे। 30% वहाँ की माइनॉरिटी वोट बैंक उनके साथ चला गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपने देखा जो कांग्रेस के साथ में और समाजवादी पार्टी के साथ में जो वो पोलराइजेशन हुआ, उसमें एक तरफा वोटिंग हुई, उसमें मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा ज़बरदस्त योगदान था। उसके बाद में आप देखेंगे कि उस योगदान को अगर उत्तर प्रदेश से हम लोग शुरू करते हैं तो जो अभी बाई इलेक्शन हुआ है उसमें जो कुछ जगहें हैं, एक कुंदरकी जगह है, वहाँ पर वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल हो गया है कि अखिलेश यादव जो क्लेम कर रहे थे कि 9 सीट जीतेंगे, सिर्फ 2 सीट जीत पाए। एक तो अपने घर की सीट करहल वाली, दूसरी सीसामऊ जो कानपुर में जो वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़बरदस्त है और वहाँ पर उनका पहले एमएलए हुआ करता था। उसके बाद अलावा बाकी सीटें नहीं जीत पाने का कारण ये है कि मुस्लिम वोट बैंक या तो स्प्लिट हो गया या फिर कुछ मुस्लिम वोट बैंक भी जाके बीजेपी की तरफ चला गया वहाँ लोकल लीडरशिप में एफर्ट की वजह से। तो ये बहुत एक अहम मैसेज जाता है, जिसकी वजह से भी वहाँ लोकल लीडरशिप में, चाहे मुस्लिम लीडरशिप हो चाहे वहाँ की रीजनल पार्टी हो, उसमें बौखलाहट तो है। और अगर ये कोर्ट का निर्णय अगर एक तरह से आ जाता है सर्वे वाला, तो उसके बाद में उस आग को हवा देने के लिए वहाँ रीजनल लीडर्स
इसमें नहीं चूकेंगे, जिसका परिणाम आपने संभल में देखा। संभल में वो राजनीति, यानी अगर वो उसके पीछे लार्जर कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई तो आम आदमी इस तरह सड़क पर ईंटें पत्थर चलाने नहीं आएगा। उसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थी, लार्जर कॉन्स्पिरेसी, उसमें पॉलिटिकल हैंड बिल्कुल है, जो कि इस समय इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। राज्य सरकार ने जो आयोग गठित किया गया है, जिसके ऊपर समाजवादी पार्टी काफ़ी बौखलाई हुई है कि साहब उनका मानना है कि रिटायर्ड जज से करवाया जाए। इसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट करवाएगी तो जाहिर सी बात हमारे लोगों को इम्प्लीकेट किया जाएगा, उनके खिलाफ जाएगी बातें। तो ये रीजनल इंटरेस्ट और राजनीति इसमें पूरी तरह साफ दिखती है। लेकिन आपने बात कही ये क्यों एक तरह से शुरू हो गया है, इसलिए शुरू हो गया है कि आप देखिए तीसरा टर्म है, बीजेपी तीसरी बार से केंद्र में आ चुकी है। जो ऑपोजिशन ब्लॉक है उसमें एक बौखलाहट है। हरियाणा की हार कांग्रेस की, उसके बाद में जो ऑपोजिशन अलायंस महाराष्ट्र की राजनीति में, वो बहुत एक महाराष्ट्र की जीत जो है, जो हार जो है कांग्रेस और उसके साथ के जो सहयोगी दल हैं, वो एक दूसरे ढंग की राजनीति की तरफ बढ़ती है। उसमें एक तरफा जो है जो मेजॉरिटी वोट बैंक है पोलराइज होके जो कांग्रेस को, बिल्कुल कांग्रेस के अलायंस को धता बता चुका है। जबकि इन लोगों ने कोशिश की थी कि हमारे पास जो हम लोगों ने जीत हासिल की है उसके ऊपर जो है जो वोट जिहाद और फतवे जारी करके जो बात हुई, फतवे जो जारी करना हुआ, उसको बीजेपी ने उस नारे की एक काट निकाल ली कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। उसको जोड़ दिया बांग्लादेश से। बांग्लादेश में जो हलचल हो रही है उसमें जो हिंदूज मारे जा रहे हैं या उनको वहाँ से भगाया जा रहा है मार के, तो उस सेंटीमेंट्स को एक्सप्लॉइट किया बीजेपी और अलायंस ने, जिसका रिफ्लेक्शन आपने महाराष्ट्र में देखा। एक तरफा वोटिंग हुई। अगर आप माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है मेजॉरिटी कंसोलिडेशन भी होगा, वो हो रहा है। उसका आपने रिफ्लेक्शन जो छोटी सी बात कही कि एएमयू में भी भाई जाहिर सी बात है, वहाँ अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स है तो वहाँ पर भी जो मुस्लिम वर्ग है उनके बीच में जो इस सेंटिमेंट्स को पैदा किया जा रहा है कि अपने आप लोग एक नहीं होंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपके हितों को जो है क्रश कर दिया जाएगा। तो ये सब जो सेंटिमेंटल मामले उठाए जा रहे हैं उसमें लीडरशिप राजनीति तो इन्वॉल्व है। प्लस दूसरा मामला आता है कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसकी जो AIMM के चीफ जो ओवैसी साहब है कहते रहते हैं कि अगर संविधान की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसको संरक्षित किया जाए, उसको एक मापदंड माना जाए ताकि जो है बाकी प्लेसेज पे जो है लोग अटैक ना कर सकें, वहाँ पर क्लेम ना कर सकें। तो इस बात में सच्चाई है, क्योंकि इस तरह से जैसे आपने देखा होगा RSS चीफ मोहन भागवत ने भी एक बार एक स्टेटमेंट दिया कि हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर मत खोजिए, नहीं तो कयास हो जाएगा। जाहिर सी बात कयास हो जाएगा। तो लार्जर इंटरेस्ट में देश में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सरकार की ये कोशिश होनी चाहिए कि बहुत जगहों पे इस तरह का बवाल ना हो। नहीं, ये तुकबंदी भी काफ़ी चल रही है। अगर सारी चीज़ों को देखें, बटेंगे तो कटेंगे के बाद आज जब अखिलेश जो हैं वो सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि बार बार खुदाई की बात करते रहे तो आप जो है सौहार्द भाईचारा भी खो देंगे। मतलब खो देंगे को उन्होंने खुदाई और खो देंगे वहाँ पे डिगिंग था और यहाँ पे है खो देंगे, मतलब आप अपनी खुशी। नहीं, ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग जो देश में एका बनाए रखने की बात, क्योंकि अगर सपोज कोई बवाल होता है तो उस लोकल जो एरिया है उसमें जो असंतोष पैदा होता है तो उन्हीं लोगों को वहीं फिर रहना है। फिर आने वाले समय के लिए बड़ी विषम परिस्थिति पैदा हो जाती है। आप देखेंगे कि हम लोग वो दंश झेल चुके हैं। पार्टीशन में हमारे यहाँ कितने लोग मारे गए, और खासकर बंगाल का पार्ट हो, पंजाब पार्ट हो, यहाँ पर लाखों लोग मारे गए थे। और बांग्लादेश इसी का नजारा तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में जब 71 में जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ वहाँ 22% तकरीबन हिंदू आबादी हुआ करती थी, जिसको इस समय 8% पे आ गई है। तो आप समझ रहे हैं कि या तो वो कन्वर्ट किए जा चुके हैं हिंदूज, या फिर उनको जो है वहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो बहुत लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान में भी यही मोरलेस स्थिति, वहाँ की माइनॉरिटी यानी हिंदू पॉपुलेशन वहाँ से बिल्कुल घट चुकी है। तो ये सब अलार्मिंग है। हमें जो है लार्जर इंटरेस्ट में सोचना है, और तभी जो है ये सब चीज़ें, कोशिश ये होनी चाहिए कि ये सब मुद्दे जल्दी से जल्दी सुलझा लिए जाएं। इस सेंटीमेंट को एक्सप्लॉइट करेंगे तो इसी तरह से वायलेंस होगा। 6 दिन हो चुके हैं इन सभी विवादों के बीच में, सदन भी नहीं चल पा रहा है। जी। और कल जैसा कि आपने जाना कि स्पीकर जो है ओम बिरला, उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुला ली। उन्होंने कहा कि सदन तो कम से कम चलने दो। नहीं, संसद में ये इशू मुझे लगता है कि डिस्कशन के लिए बहुत जरूरी है, और मैं कहूँगा कि इसके साथ में
दूसरा मामला भी जुड़ता है। वक्फ जी। पे डिस्कशन होनी थी, हम्म। वक्फ बिल जो सरकार ला रही थी, मुझे जी। लगता है कि वक्फ बिल के पीछे जो उसको किस तरह से फॉइल किया जाए, उसके पीछे की भी मंशा हो सकती थी कि मुसलमान जनमानस को जो है, मुस्लिम जो पूरा का पूरा जनमानस है उसको एक किया जाए ताकि अपनी शक्ति प्रदर्शन हो सके और मामले को भटकाया जा सके। ये भी एक कोशिश हो सकती है। राजनीति में चीज़ों के लेयर दूसरे ढंग से भी हो सकते हैं। तो जी। आज जो है राज्यसभा का भी नज़ारा जो है कुछ संभल पे ही रहा और लोकसभा में भी पूरा का पूरा नज़ारा संभल और बदायूं के इर्द गिर्द घूमता रहा। इसमें हंसी ठहाके तो हो ही रहे थे। जब राम गोपाल वर्मा जी बोल रहे थे तो चलते चलते मैं दर्शकों को बता दूं कि तो हमारे धनखड़ साहब जो हैं सभापति, वो कहते हैं कि उन्होंने जो राम गोपाल वर्मा जी से कहा कि भाई अब जो है आप ही मार्गदर्शन कर दीजिए कि कैसे सदन को चलाया जाए और कैसे देश को चलाया तो जाए। ये बिल्कुल सही बात कही है। अगर सदन में इस तरह से सौहार्द बना रहेगा तभी जो अपोजिशन की पार्टी और रूलिंग पार्टी एक साथ बैठेंगे उनके नेता और समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये तो परंपरा रही है संसद में और कोशिश होनी चाहिए कि इस परंपरा का पालन किया जाए, सभी पार्टी के लोग एक साथ में आवें और ये जो इमोशनल इशू जो है वायलेंट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है वो सब से बचा जाए। तो अब वक्त आ गया है कि सौहार्द बनाया जाए और जो भी डिस्कशन है उसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। डिस्कशन, बातचीत के माध्यम से ही चीज़ें सुलझती हैं। जी। आप और क्या जानना चाहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। India.com देखते रहिए। धन्यवाद।